ओके चलो स्टार्ट करते हैं। आज एक नया चैप्टर चालू करेंगे दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन से आप क्या समझते हैं? अभी आप लोगों ने बताया था ना मुझे कि न्यूटन्स की याद आती है, मतलब न्यूटन की याद आती है, राइट? तो ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है? कोई भी चीज अगर आपने छोड़ी तो वो नीचे आ रही, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अपन ये भी सुने, राइट? बट एक्चुअली ग्रेविटेशन का मतलब एक फोर्स होता है, एक फोर्स जिससे हर कोई बॉडी दूसरे बॉडी को खींचती है। मेरी बॉडी आपको भी खींच रही है, ये बोर्ड भी मुझे खींच रहा है, बट वो फोर्स उतना ज्यादा नहीं कि मैं इससे खिंचा के चिपक जाऊं, क्योंकि ये फोर्स डिपेंड करता है उन बॉडी के मासेस के ऊपर। उन बॉडी का मास कितना है ना, उस पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना वो अप्लाई करेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मास लेता हूं मैं m1, दूसरा बॉडी लेता हूं मैं m2, दो बॉडी है। अभी इसमें अर्थ कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, अर्थ इसमें कहीं नहीं आ रहा। तो ये चीज तो समझ जाओ कि ग्रेविटेशन इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू अर्थ। ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ के कारण नहीं है, हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मान लो इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास m2 है। दिस बॉडी विल बी अट्रैक्टिंग दिस बॉडी एंड आल्सो दिस बॉडी विल बी अट्रैक्टिंग दिस बॉडी विद अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये अलग बात है कि हम अट्रैक्ट नहीं हो रहे एक दूसरे से, उसका कारण है कि मासेस उतना ज्यादा नहीं है और हमको अर्थ भी उसी समय साइमल्टेनियसली अट्रैक्ट कर रहा है। आपको अभी बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही होंगी, आपके सामने जितने भी ऑब्जेक्ट है सब आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थ भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा मास किसका है? अर्थ का। इसलिए अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स हमें ज्यादा फील होता है, बाकियों का फील नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो दैट फोर्स, दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ देयर बॉडीज। दो बॉडी है ना m1 m2, इनके मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर से। दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितना है ये भी मैटर करेगा। एक बॉडी यहाँ है, दूसरी बॉडी यहाँ है, इनके बीच का डिस्टेंस होगा ना, तो वो डिस्टेंस कितना है उसके स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। मैं क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? जयती, पीयूषी? यस सर। तो ये आपका न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। हम इसको अगर स्टेटमेंट में पढ़ूं तो क्या बोलेंगे अपन? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आ जाती सर ये स्क्वायर क्यों है? स्क्वायर, अब देखो आप, ये जो लॉज निकलते हैं सब एक्सपेरिमेंटल स्टडी से निकलते हैं ना, तो उन्होंने देखा कि ये जो डिस्टेंस से वो डिपेंड कर रहे थे, वो पावर 1 पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो पावर 2 पे डिपेंड कर रहा था, तो उससे स्क्वायर आ गया। समझ गए? यस सर। मतलब उन्होंने ये देखा कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो, डिस्टेंस को डबल मतलब डिस्टेंस बढ़ा दिया ना मैंने, तो फोर्स कम होना चाहिए। तो अगर ये सिर्फ पावर 1 से रहता ना, अगर ये सिर्फ पावर 1 से रहता ना, तो अगर मैंने आर डबल किया है, अगर मैंने डिस्टेंस को डबल किया है, तो फोर्स आधा हो जाता है। बस डबल का इनवर्स क्या होगा? हाफ होगा। 2 का 1/2 करोगे ना। मैं क्लियर क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं हुआ पर एक्चुअली का ऑब्जर्वेशन क्या आई कि फोर्स जो है वो पहले का 1/4 होगा। तो आपने डिस्टेंस डबल किया, तो डबल का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो आपका फोर्स 4 टाइम्स कम हो गया। इससे पता चला कि वो डिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, पर डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। क्लियर? अगर वो सिर्फ पावर 1 पे डिपेंडेंट होता ना, तो फोर्स भी आधा होता, बट फोर्स 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या है? डबल का स्क्वायर 4। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? जैसे समझ में आया? यस सर। तो चलो एक हेडिंग डालना। सबसे पहले लॉ को लिखते हैं। देखो हेडिंग डालो, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्यों बोलता है इसको? हाँ, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स की हर चीजों पे लागू होता है, इसलिए यूनिवर्सल। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law,
every particle of matter, according to this law, every particle of matter in the universe, every particle of matter in the universe attracts every other particle, attracts every other particles, attracts every other particles, attracts every other particle. मतलब मैं आप सबको अट्रैक्ट कर रहा हूं और आप सब मुझे भी अट्रैक्ट कर रहे हो, समझ रहे? Every particle of matter in the universe attracts every other particle with a force, with a force, with a force which is directly proportional to, which is directly proportional to, which is directly proportional to, which is directly proportional to product of their masses, product of their masses, directly proportional to product of their masses, and inversely proportional to, and inversely proportional to, and inversely proportional to the square of the distance between them, inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them. ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आया सबको? जो लिखे हैं उसी से मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी डिराइव कर लेंगे, उसका नीचे लिख लो. Let us consider two masses. 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 M1 and M2. Small लेना ना. M1 and M2. Separated by a distance small r. Separated by a distance. Separated by a distance small r. If next time, if F is the force of gravitation, if capital F, if F is the force of attraction, if F is the force of attraction, then F directly proportional to M1 into M2 upon R. If F is the force of gravitational attraction, then आप ऐसा लिख सकते हो उसको, जो स्टेटमेंट लिखे उसके अकॉर्डिंग, directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. ये सही दिख रहा है ना? ये लिखिए सब मैथमेटिकली. मतलब किसी भी चीज का मतलब इसका हाफ कहते हैं ना, रेडियस. रेडियस मैंने कहाँ बोला? मैंने रेडियस को वर्ड ही नहीं बोला. डिस्टेंस बिटवीन देम लिखा था तो अभी कॉपी में. दिमाग कहाँ रहता तेरा लिखते समय? R is the distance between them. एक बॉडी M1 है, दूसरी बॉडी M2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है. Right here? ठीक है? Square of the distance between them. हाँ बोलो. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशन फोर्स उसका मास डिसाइड करते हैं. हाँ, मास और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो सर से मरकरी, क्योंकि वो ऑर्बिट में फिक्स है ना, वो अपनी ऑर्बिट में ट्रैवल करते रहते हैं. और सिर्फ एक फोर्स नहीं होता ना, एक फोर्स ऑपोजिट फोर्स भी होता है जो उनको उस ऑर्बिट में रखाए रहता है. एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो चीजों को सेंटर की तरफ धकेलता है, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से दूर करता है.
तो ये दोनों बैलेंस होते हैं एक दूसरे से, इसलिए वो प्लैनेट हमेशा वो ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं। सन से उनको अंदर की तरफ अट्रैक्शन भी और बाहर की तरफ रिपल्शन भी, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, बट ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए सन मरकरी हमेशा अपने ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है, वो कभी भी आके उसके ऊपर गिरता नहीं है। सेम इज ट्रू विथ एवरी प्लैनेट, सब प्लैनेट के लिए यही चीज है। ओके, तो सर अर्थ का कोई हम लोग को पूछता है तो हम लोग को हाँ, अर्थ में भी आप भी फोर्स लगा रहे हो, बट आप और आपके और अर्थ के मास में तो कोई मेल ही नहीं है ना। आपका मास कितना है? 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो। अर्थ का मास कितना है? 24 जीरो लगा रहा हूँ, इतना मास है अर्थ का। तो आप अर्थ को खींच भी रहे हो तो अर्थ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? सर बालकन पे इतने सारे लोग हम्म, तमाश नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है ना, ऐड करोगे तो होगा, बट उससे क्या फर्क पड़ना है? हम सब एक साथ फोर्स लगा के, ऐसे थोड़ा कि सब ऐसा एक साथ फोर्स लगा रहे हो तो खींच रहे हैं, सब इंडिविजुअली फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर। आप अपना इंडिविजुअल फोर्स लगा रहे हो तो आपका मास और अर्थ का मास मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हैं? चलो, ये हो गया सबका, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखिए सब, नीचे लाइन में लिखना F is equals to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एक कांस्टेंट लगा रहे हैं अपन G नाम का, कैपिटल G है ना, ध्यान रखना, स्मॉल g की ग्रेविटी होती है, कैपिटल G आपका ये कांस्टेंट है, इसका नाम लिखना, वेयर कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। whose value is 6.67 into 10 to the power minus 11, 6.67 into 10 to the power minus 11। अब इसका देखो एक यूनिट भी होगा ना, वैल्यू तो यूनिट ही होगा। तो देखो यूनिट कैसे निकालोगे, मैं यही से निकाल रहा हूँ यूनिट, ध्यान देना ऊपर फॉर्मूले में ना, जी को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ये लिख सकते हैं क्या? देखो जब आप f को लिखे हो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो आप g को ऐसा लिख सकते हो ना, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एवरीवन क्लियर है ये? तो देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर भी होगा ना, क्योंकि r स्क्वायर है, और मास का यूनिट क्या होता है, और दो मास है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। देख लो ब्रैकेट में आप ये चीज लिखोगे पर ना, ये लिखना, कभी याद आया कैसे अपन यूनिट निकाले उसे। आगे यूनिट समझ में, अपन जी को डिफाइन भी करते हैं, ठीक है, कैपिटल जी का एक डेफिनेशन भी लिखते हैं। उसके देखो यहाँ पे, देखो एक फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ, एफ आर स्क्वायर अपॉन, लिख सकते हैं, मान लो दोनों मासेस आपके 1 kg है, लेट m1 m2 भी 1 kg, और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। सबको 1 ले रहे हैं, क्यों ले रहा हूँ 1, ताकि ये सब 1 होके खत्म हो जाए। तो जी क्या हो गया, जी इज इक्वल्स टू एफ लिख सकते हैं, आया ना, सब 1 डाल दिया ना, सब जल्दी बोलो, यहाँ 1 डाला, यहाँ 1 डाला, यहाँ 1 डाला, सबका आंसर क्या है, जी इज इक्वल्स टू एफ।
का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स when masses are 1 kg and their distance between is 1 meter. ऐसा अपन डिफाइन कर सकते हैं जी को. ठीक है, देखो नीचे वापस ये के चालू करना. We know that g is equals to this. यहाँ से चालू करो ऐसे. We know that g is equals to this. ऐसा देखो पहले. अगले लाइन में ये पूरा कॉपी करो यहाँ तक, ये तीनों लाइन. नीचे डेफिनेशन. The universal gravitational constant, the universal gravitational constant the universal gravitational constant is the force of attraction. जो ये लिखा है ना, पर उसी को सेंटेंस में लिख दो. समझ रहे हो? इतना जो लिखा है ना, इतना फॉलो कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. ये जो लिखा है ना, इतना पूरा कर्ली ब्रेसेस में मैंने लिखा है, यही आप पर सेंटेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two masses of 1 kg, between two masses of 1 kg, between two masses of 1 kg, each kept at a distance of 1 meter, each kept at a distance of 1 meter, each kept at a distance of 1 meter. ठीक है, चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. चलो नीचे एक लाइन डालना. Some important points regarding gravitational force. कुछ पॉइंट्स देखते हैं अपन F के बारे में. Some important points regarding gravitational force. Some important points regarding gravitational force. First point लिखना. The gravitational force of attraction. The gravitational force of attraction. The gravitational force of attraction does not change with. Does not change with. Does not change with change in the medium. Change in the medium between the two masses. Between the two masses. Between the two masses. मतलब अगर कोई दो पार्टिकल के बीच में कोई बीच में आ भी जाता है ना, तब भी उसका फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आप ये सोचो कि मैं टेबल के नीचे छुप जाऊं तो मेरे पे ग्रेविटी नहीं लगेगी, तो ये गलत है. आपके और अर्थ के बीच में अगर कोई और भी आता तब भी आपके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, अर्थ आपको खींचेगा. मतलब बीच में दोनों बॉडी के कोई मीडियम है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आई क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखना. It is the weakest force in nature. It is the weakest force in nature. It is the weakest force in nature.
वीकेस्ट चला, नहीं तो अभी आप लोग यहाँ बैठे नहीं होते, आप मेरे से आके टकरा रहे होते या मैं आपसे आके टकरा रहा होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम, समझ रहे हो? वीक फोर्स है इसलिए हमें फर्क, हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि हमें हमारे बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भी, समझ रहे? द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। एक और पॉइंट लिखना, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका कोई मतलब मुझे समझाएगा? मतलब ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्ट करेगी, आपको रिपेल नहीं करेगी। जबकि देखो मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी होता है ना। अगर आप एक नॉर्थ पोल को दूसरे नॉर्थ पोल के सामने रखोगे तो ये इसको रिपेल करेगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि फोर्स बिटवीन चार्जेस अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। बट ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होगा, समझ रहे हैं? तो बोल रहे हैं अपन जो पॉइंट लिखे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, it is a central force, it is a central force, it is a central force। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है? जैसे ये अर्थ है, यहां आप खड़े हो, आपको अर्थ का सरफेस अट्रैक्ट नहीं करता, आपको अर्थ का सेंटर फोर्स अट्रैक्ट करता है। सेंटर से फोर्स आ रहा है, सरफेस कोई फोर्स आपके ऊपर नहीं करता, बट हम सरफेस से ही अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि फिर सरफेस के बाद तो पूरा पैक्ड है ना अर्थ। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर गड्ढा हुआ कहीं पे तो आप नीचे गिरोगे ना, क्यों गिरोगे? क्योंकि सेंटर से आपको खींचा जा रहा है, आपको सरफेस नहीं खींच रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेवीएस्ट बोल सकते हैं, या फिर मास तो पूरा अर्थ का ही हम काउंट करेंगे ना। हम फोर्स सेंटर बोल रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन बीच से आ रहा है, जो खिंचाव है ना वो बीच से आ रहा है, सरफेस से नहीं आ रहा है। पर मास तो आप पूरा ही बोलोगे ऐसा हो, ठीक है? क्या होगा? ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? लास्ट पॉइंट लिखना, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब दूर से भी आपको अट्रैक्शन मिलेगा। गैलेक्सीज तो बहुत दूर दूर होती है ना एक दूसरे से, बट तब भी वो ग्रेविटेशनली अट्रैक्टेड है एक दूसरे से। एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन यही फॉर्मूले के ऊपर। लिखना क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between 2 point masses, between 2 point masses, what is the force of attraction between 2 point masses of 1 kg and 2 kg kept 1 meter apart, kept 1 meter apart, kept 1 meter apart। क्वेश्चन समझ में आया सबको? आपको दोनों बॉडी का मासेस दे दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया, तो एफ निकल जाएगा। जी तो हमें पता है ना क्या होता है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन, पुट करो सारी वैल्यूज और मल्टीप्लाई डिवाइड करके बताओ तो क्या आंसर आएगा। डिवाइड तो कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस आपका बन ही दिया है ना। तो जी क्लियर है। जी का वैल्यू लिखवाया हूं बेटा, इसलिए उसका नाम यूनिवर्सल है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। कितना आ रहा है?
करना भी है सॉल्व विथ 3। क्या दिख रहा है? ऐसे पेन लाने से सॉल्व हो जाएगा कि अपने आप? मल्टीप्लाई नहीं करना आता है कि डिवाइड नहीं करना आता है? कर फिर सॉल्व। ऐसे पेन घुमाने से आंसर आ जाएगा क्या? सर हाँ क्या बोल रहे हो जयती? सर आंसर आ गया। हाँ ठीक है, वेट करो, मैं बाकी लोग का भी वेट कर रहा हूँ। Why gas is going to fill it. Thinking of it. I can give bigger. Yes. नहीं मेरे को नहीं सुनना क्या किया, क्योंकि ये गलती की है। 6 के बाद हाँ यूनिट यूनिट फोर्स निकाल रहे हो ना, तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन। क्या आ रहा है जयती आंसर? सर 13.34 into 10 to the power minus 6. 13.34 नहीं बोलते, याद रखो ना, 34 डेसिमल की बात होती है तो 13.34 हाँ 13.34 into into 10 10 to to the the power minus minus 11 11. न्यूटन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? बच्चे ये चलेगा। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी acting on a point mass? What is the force of gravity acting on a point mass? Acting on a point mass of 1 kg. What is the force of gravity acting on a point mass of 1 kg released from a height of 1 meter? Released from the height of 1 meter. मैंने 1 मीटर से उस 1 किलो वाली बॉडी को छोड़ दिया, ठीक है? Released from a height of 1 meter from the surface of earth. From the surface of earth. Height of 1 meter from the surface of earth. वो चीजें दी हुई क्वेश्चन में लिखना। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6 into 10, 6.4 into 10 to the power 6 meters. 6.4 into 10 to the power 6 meter. And mass of earth six into 10 to the power 24 kg.
6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, चलो क्वेश्चन एक बार समझ लो फिर आगे बढ़ाना, आप लोग बनाओगे। ठीक है, चलो देखो, ये है आपका अर्थ, देख रहे हैं, ये क्या है, अर्थ। यहाँ 1 मीटर से मैंने एक ऑब्जेक्ट को देखा, राइट, ये 1 मीटर, इसका मास आपको पता है 1 kg। अब आपको निकालना है कि अर्थ इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। हमारा एफ क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान देना, जी का वैल्यू सबको पता है। m1 आपका ये मास है जो 1 किलो का है, m1 आपका एक मास है जो 1 किलो का है, और m2 आपका अर्थ, दूसरा बॉडी क्या है यहाँ पे, अर्थ। अर्थ और उस बॉडी का, ये बॉडी है, समझ लो, ये 1 मीटर है, मैंने इसको छोड़ा ऐसे, तो कितने अट्रैक्टिव फोर्स से अर्थ ने इसको खींचा है, यही निकालने बोल रहा हूं, समझ रहे हो। तो एक बॉडी आपको मास दिया है 1 kg, दूसरी बॉडी अर्थ खुद है जिसका मास मैंने आप लोग को लिखवा दिया है। अब आती है बात डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या बोलोगे, आपको क्या होना चाहिए। मैंने सेंटर फोर्स क्यों लिखवाया है, क्योंकि वो फोर्स आपको सेंटर से आता है, इनटू की प्लस, ऐड करोगे ना, इसको ऐड करोगे इसके साथ। पर अब ये सोच के देखना, 6.4 इंटू 10⁻6 का मतलब क्या होगा, इतना मीटर में 1 मीटर में ऐड करूंगा तो फर्क पड़ेगा। मैं 50 किलोमीटर चलने के बाद एक कदम चल दूंगा तो आप क्या बोलोगे, 50 किलोमीटर चलोगे। मतलब वो 50 किलोमीटर के सामने, तो सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 किलोमीटर के सामने मेरा वो एक कदम ना के बराबर है। उसी तरीके से इस रेडियस के सामने ये 1 मीटर ना के बराबर है। समझ में आ रहा है, तो अपन उसको नेगलेक्ट कर देंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आंसर में तब फर्क पड़ेगा जब हाइट बहुत ज्यादा है, 5000 मीटर से आपको फेंका गया है नीचे, तब वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है ना। 5000 मीटर आप इग्नोर नहीं कर सकते, 1 मीटर आप इग्नोर कर सकते हो, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर इग्नोर किया जा सकता है इतनी बड़ी वैल्यू के सामने। तो आपका आर क्या होगा यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ। उतना ही डिस्टेंस है बॉडी और अर्थ के सेंटर में। समझ गया ना, सेंटर फोर्स का मतलब समझ में आया। तो आपको डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर देखना है, ना कि सरफेस टू सरफेस। है क्लियर। जल्दी बना दो क्वेश्चन को, फिर छुट्टी करते हैं। और एक 11th वाले केक लाए हैं, थोड़ा अपन सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर आपको चलोगे। पर पहले ये क्वेश्चन को बना देते जल्दी। जो पहले जवाब देगा उसको मैं ये मंच दूंगा, जल्दी। तो ये सवाल है आप लोग के लिए 10 रुपए की मंच के लिए। और ऑनलाइन वाले दिए तो जब भी आएंगे, पीयूषी कभी आएगी तो ले लेगी, जयती कभी मिलेगी मुझे कहीं तो मैं जयती को दे दूंगा। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी। करेक्ट आंसर आना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना है। कौन होगा इस 10 रुपए की चॉकलेट का दावेदार।
या ये मेरे पेट में जाएगा। ठीक है, अच्छा कर रहा है तो मैंने छुट्टी था उसका ठीक है। जी आज साइंस सबको साइंस भी चलेगा इस बारे में। तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वैल्यू क्या सॉल्व करेंगे। अभी नहीं, और इधर जैकी पीयूषी हार मान रहे हो? सर कैलकुलेशन। हाँ तो तभी तो दिया था ताकि मेरी चॉकलेट भी बच जाए। F is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 into एक बॉडी का मास 1 है, दूसरे बॉडी का मास 6 into 10 to the power 24 अपॉन 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। सारे 10 की पावर्स को मैं एक साथ रखता हूँ, 6 को एक साथ रखता हूँ। 6.67 into 6 अपॉन 6.4 into 6.4 into 10 के पावर सारे एक साथ रखा हुआ, -11 है यहाँ पे 10 to the power 24 है, और ये 10 to the power 12 है, ऊपर जाके 10 to the power -12 होता है। यहाँ पे समझ में आया सबको? हाँ चलो 10 का पावर ये सब ऐड कर देते हैं अपन। 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 12, और 12 माइनस 11 ये ऐड करना आता है ना पावर्स। अगर आप सारे पावर्स को ऐड कर रहे हैं, -11 प्लस 24 माइनस 12, ये 12 और 12 और प्लस -11 यानी कि 1। ओवरऑल 10 का पावर 1 ही बचेगा। बस अब इसको सॉल्व करना है। 6.67 into 6 अपॉन 6.4 into 6.4, ये तो कर सकते हो क्या? ठीक है, यहाँ तक रोक दो, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको भी सॉल्व करके रोकेंगे। बस ये है कि ऊपर नीचे का दोनों मल्टीप्लाई कर लेना, फिर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है अभी मैंने चलो ठीक है ना, इसको सॉल्व करना। ठीक है
आसपास सुन ना, मेरे को तो आंसर चाहिए ना। चलो थैंक यू। चेक कर लो।